गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक तो जितने भी नए लोग हैं व्यूअर्स में, वो लोग पुराने वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से पीछे की तरफ जाएं वीडियो देखने के लिए, तो पूरा पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सब्जेक्ट है तो उसको रिवर्स में देखना शुरू करें। आज हम पॉलिटी का करंट अफेयर्स ले रहे हैं, साल भर में क्या क्या हुआ, ठीक है ना। तो बीच में भी मैंने कुछ मुद्दे लिए थे, आज फिर हम लोग ले रहे हैं। तो पॉलिटी में आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बहुत समय से पेंडिंग था। बहुत समय से तो नहीं कह सकते, लेकिन 2018 से, खास करके 2017 में जो पुट्टास्वामी केस था राइट टू प्राइवेसी वाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंडमार्क डिसीजन दिया था पुट्टास्वामी केस में कि जो डेटा प्रोटेक्शन है वो एक तरह से राइट टू प्राइवेसी है। आधार डेटा से जुड़ा हुआ था वो। जब आधार के लिए गए थे जस्टिस पुट्टास्वामी, खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो है जज रह चुके हैं, और आधार की जानकारी का मिसयूज ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो डेटा है आधार का या किसी भी प्रकार का जो डेटा है वो राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है। और राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का पार्ट है, यानी राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। और जब कभी सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का डिसीजन देता है तो ये एक तरह का मैसेज होता है सरकार के लिए, संसद के लिए, कि वो इसके ऊपर कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन दो तरह से, एक तो जनता को सुरक्षा दिलाते हैं, अधिकार दिलाते हैं, और दूसरा संसद के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, पार्लियामेंट के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं कि अभी इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए, आपने अभी तक इस पे कानून नहीं बनाया। इसलिए वो लैंडमार्क डिसीजन जो हैं वो उसके आधार पे कानून बनते हैं। तो फिर श्री कृष्णा कमेटी, आप जानते हैं, बहुत फेमस कमेटी है श्री कृष्णा कमेटी, इसी के लिए बनी थी। और उसका उद्देश्य था कि वो बताएं कि किस प्रकार से ये कानून 2019 में बन के तैयार भी हुआ, और संसद में पेश हुआ। इंट्रोड्यूस होने के बाद जब वो स्टैंडिंग कमेटी में गया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो हमने बताई थी आपको, तो यहाँ कमेटीज़ का क्वेश्चन भी है, यहाँ श्री कृष्णा कमेटी टाइप क्वेश्चन भी है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क डिसीजन का क्वेश्चन भी है, और खुद डीपीडीपी यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ये चारों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला है डिजिटल। व्हाट इज डिजिटल? जितना भी डेटा कंप्यूटर पे मोबाइल पे इमेजेस के रूप में, डिजिट्स के रूप में, जो कुछ भी हम टाइप करते हैं, अपलोड करते हैं, स्कैन करते हैं, वो सारा डेटा, सोशल मीडिया वाला भी, ये सभी डेटा जो है, जो कि आईसीटी में है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आता है। तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर आपको डेटा डिजिटल नहीं मिलेगा अभी। तो डिजिटल डेटा एक चीज़, डिजिटल। फिर दूसरे नंबर पर डेटा। डेटा इज़ ए न्यू ऑयल कहा जाता है, नए ज़माने का ऊर्जा है, और इकोनॉमी पूरी डेटा बेस्ड है। तो डेटा इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमी हमारी जो है वो क्या है? डेटा इकोनॉमी। डेटा इज न्यू ऑयल। और उस डेटा को, तो फिर तीसरा नंबर है पर्सनल, डिजिटल
पर्सनल, दूसरा है पर्सनल। डेटा से पहले क्या लिया? पर्सनल। पर्सनल डेटा, अब जिससे भी हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है वो पर्सनल डेटा होता है। हमारा नाम किसी को पता चलता है, हमारा मोबाइल नंबर पता चलता है। अगर मोबाइल नंबर पता चलता है तब भी नाम पता चल सकता है, अगर एड्रेस पता चलता है तब भी नाम पता चल सकता है। नाम सीधा सीधा पता चलता है, तो जहाँ पर भी नाम पूछा जा रहा है नोट किया जा रहा है, जहाँ पर भी नाम पूछा जा रहा है नोट किया जा रहा है, वो पर्सनल है। जहाँ पर भी केवल एज पूछी जा रही, केवल एक एज 65 कोई एज बताता है, कोई एज अपनी 17 बताता है, तो वो पर्सनल नहीं हुआ, क्योंकि केवल आप 17 बोल रहे हैं, केवल 65 बोल रहे हैं। लेकिन ये 17 वाला कौन है? मेल और फीमेल बोल रहे हैं तब भी नहीं होगा। अब राकेश 17 का है, उससे भी बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं हुआ। राकेश कुमार पूरा नाम, पिता का नाम, सरनेम, तो राकेश कुमार चौहान, राकेश सिंह चौहान या राकेश कुमार चौहान, फिर वो 17 का है। और एड्रेस और मोबाइल नंबर जुड़ गया तो फिर तो पक्का हो गया। तो ऐसा तो ढेरों जगह पर डेटा है, एजुकेशन में है डेटा ऐसा ढेरों, हेल्थ में जाते हैं तो हेल्थ में डेटा हो जाता है, इंश्योरेंस में जाते हैं तो वहाँ आ जाता है, इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में डेटा होता है, फिर गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है उसका लाभ उठाते हैं आप, बेनिफिशरीज हैं तो वहाँ डेटा है ना। तो हर जगह पर डेटा है, बल्कि कई जगह तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, नेटफ्लिक्स है या ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपका मोबाइल नंबर के साथ में OTP आता है, तो मोबाइल नंबर वो ले लेते हैं और ये भी पूछते हैं कि आपके यहाँ ये जो है ये देखने वाले उसका नाम क्या है, तो कौन देखेगा इस चैनल को, उसका नाम बताइए। अगर वो बच्चा है तो बताइए, अगर वो बड़ा है तो बताइए। एज ग्रुप भी पूछ लेता है कई बार, तो ये तो बहुत निजी डेटा की बात हो जाती है। तो यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी जो गवर्नमेंट ने इस एक्ट में, प्रोटेक्शन एक्ट पूरा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट में दो टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल नई है। एक है डेटा पर्सनल्स। डेटा पर्सनल्स, डेटा पर्सनल्स वो हैं जिनका डेटा लिया जा रहा है, जिनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सकती है, वो हैं डेटा पर्सनल्स। और जो डेटा ले रहे हैं उसका नाम है डेटा फिड्यूशरीज। डेटा फिड्यूशरीज, ये जो डेटा फिड्यूशरीज हैं ये डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, डेटा को यूज करते हैं। कलेक्शन, प्रोसेस, यूज, इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसफर, ये सारी चीजें हैं। देखिए मेंस का आंसर लिखेंगे तब आपको ये अपने से लिखना पड़ेंगे ये सारी चीजें, और प्रीलिम्स में ये आपसे पूछेंगे यही सब चीजें। तो ये जो डेटा है ये पर्सनल है, डिजिटल है। तो डेटा दो तरह का हुआ, नाम से देखिए डेटा दो तरह का है, पर्सनल है, डिजिटल है। अब यहां आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड आएगा आर्टिकल 21 से, और आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। और अगर ये वायलेशन हुआ, डिजिटल वाला, पर्सनल वाला डेटा अगर वायलेट हुआ, यानी कि इसका मिसयूज हुआ या इसको कहीं किसी दूसरे ने पैसा कमाने में यूज किया, क्योंकि इस डेटा के जो मालिक हैं, ऑनर हैं, वो ऑनरशिप प्रिंसिपल्स की है, डेटा प्रिंसिपल्स ऑनर है। फिड्यूशरी जो हैं वो ऑनर नहीं है, उन्होंने किसी पर्पस के लिए लिया है, और पर्पसफुल होना चाहिए। डेटा कलेक्शन हमेशा पर्पसफुल होना चाहिए, यानी उसमें पर्पस होना चाहिए। तो इसको मैं इस तरह से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक है, राइट टू प्राइवेसी। अब तीन चीजें होती है जनरली डेटा के साथ में,
एक डेटा पायरेसी, डेटा थेफ्ट, डेटा चोरी हो जाता है, डेटा पायरेसी, और डेटा वायलेशन ऑफ डेटा प्राइवेसी, वायलेशन ऑफ डेटा प्राइवेसी। कॉपी पेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, पायरेसी हो जाएगी। लेकिन कि कहीं से डेटा चुरा लिया पूरी तरह से चुरा लिया, केवल कॉपी पेस्ट नहीं किया, वहां से गायब भी कर दिया। तो 2 इंसिडेंट हो चुके हैं अभी अभी। कोविन पोर्टल का जितना भी डेटा था, जिन ने भी वैक्सीन लगवाई थी, उन सब का डेटा, कोविन पोर्टल का पूरा डेटा टेलीग्राम पे रिलीज हो गया। तो देश भर में जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया था, वैक्सीनेशन किया था, उन सब का मोबाइल नंबर, उन्होंने कोविशील्ड लगाया था या कोवैक्सीन लगाया था, पहला डोज लिया था या दूसरा डोज लिया था, कौन से हॉस्पिटल में लगाया, उसका एड्रेस, खुद का एड्रेस, नाम। और कई बार कोविन पोर्टल पे एक ही साथ फैमिली मेंबर भी हैं, एक ही साथ, एक ही उसमें मोबाइल नंबर पे फैमिली मेंबर जो हैं ऐड हो रहे हैं, तो फैमिली भी पता चल रही, फैमिली कौन है। और ये सारा डेटा, इसका मतलब डेटा को खतरा तो है। और ये कानून पहले आना था, पहले स्टैंडिंग कमेटी ने पूरा रेड करके, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डेटा फिड्यूशरी है, कई जगह पर खुद गवर्नमेंट डेटा फिड्यूशरी है, वो खुद डेटा ले रही है। तो वो इतना सख्त कानून नहीं चाहती थी कि वही खतरे में आ जाए। तो सबसे ज़्यादा डेटा जो लिया है वो किसने लिया है, गवर्नमेंट ने लिया है, गवर्नमेंट के पास है। हर योजना में हर जगह पर वो डेटा लेते हैं। फिर एसबीआई के जितने भी कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सब का डेटा भी टेलीग्राम पे आ गया। तो ये 2 बड़े चीज़ें जो है पहले हो चुकी हैं। और कितनी हुई होगी, पब्लिक डोमेन में नहीं है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन डार्क नेट पे तो सभी अवेलेबल है। तो डेटा को कैसे बचाया जाए, डेटा को कैसे, तो उसके लिए जिम्मेदारी तय की है इस एक्ट में। और फिड्यूशरीज को डेटा प्रोटेक्शन के लिए अकाउंटेबल बनाया है कि उनको अकाउंटेबिलिटी लेना होगी। फिड्यूशरीज की जिम्मेदारी होगी कि वो डेटा को लीक नहीं होने दे। जिस पर्पस के लिए डेटा लिया है, उस पर्पस को सॉल्व होने के बाद, पर्पस सॉल्व हो गया, उसके बाद डेटा तुरंत डिलीट किया जाए, क्योंकि आपका पर्पस खत्म हो गया। फ्यूचर के लिए किसी लीगल पर्सपेक्टिव से डेटा आप नहीं रख सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते कि आगे जाके किसी कानूनी मसले में काम आएगा। उसके लिए डेटा नहीं रखा जा सकता। इस कानून में साफ साफ लिखा है, इस कानून में सख्त कर दिया है कि डेटा फिड्यूशरीज जो हैं वो डेटा को तुरंत डिलीट करेंगे काम हो जाने के बाद, जिस काम के लिए है। दूसरा जो पर्पस के लिए लिया है उसके अलावा उसका कोई उपयोग नहीं करेंगे, कोई दूसरा यूज नहीं करेंगे उसका। और कंसेंट लेनी होगी। सबसे बड़ी चीज है कि जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं उनसे कंसेंट लेनी होगी डेटा की, कि आपका डेटा हमने लेना है, ये लेना है। अभी आप जाते हैं कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें यस मार देते हैं, टर्म्स कंडीशन पढ़ते नहीं है, क्योंकि हमको वो यूज़ करना है। इसी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम कुछ तो भी अपलोड करते रहते हैं। 10 साल तक हमने कुछ अपलोड किया। अब इस कानून में पहली बार ये सुविधा दी है कि अगर उसने कंसेंट वापस ली और उसने कहा कि मेरा पुराना सारा डेटा डिलीट करो, तो उसको करना पड़ेगा इस कानून के हिसाब से। तो नए कानून के हिसाब से डेटा प्रिंसिपल अपना पूरा डेटा, जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, जो भी पोस्ट है, कमेंट है, वो सब डिलीट करना पड़ेंगे उसको, अदरवाइज उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और जुर्माने भी अच्छे खासे हैं, 200 करोड़ 250 करोड़ इस टाइप के जुर्माने हैं फिड्यूशरीज के ऊपर, खास करके बच्चों के मामले में। बच्चों का डेटा यदि मिसयूज किया, उनका फोटोग्राफ या किसी विज्ञापन में या किसी में, छोटे बच्चे,
तो उसके लिए 250 करोड़ तक देने पड़ सकते हैं। तो डेटा का मिसयूज़ नहीं कर सकते। इंटरनेट से कोई फोटोग्राफ उठाया और उसी का विज्ञापन बना लिया और अपने एडवर्टीजमेंट में यूज़ कर लिया, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो पहली बार ये डेटा प्रोटेक्शन नीड क्या थी? देखिए, कभी भी इस प्रकार का कोई बिल आएगा, कानून आएगा, तो सबसे पहले नीड लिखिएगा कि ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत मैंने बता दिया आपको, डेटा प्राइवेसी, डेटा थेफ्ट और थ्रेट टू प्राइवेसी, निजता का हनन, वायलेशन हो सकता है। फिर होता आया है, एक तो है कि ह्यूज डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत ही ज़्यादा डेटा है, एक तो ये नीड है। और बहुत सारी इकोनॉमीज जो हैं इन्हीं डेटा के ऊपर चलती है। हॉस्पिटल्स का डेटा यदि किसी को मिल गया, फार्मास्यूटिकल वालों को, देश भर के लोगों के, अगर देश भर में जितना ब्लड रिपोर्ट्स बनता है, अगर वो ब्लड रिपोर्ट्स फार्मास्यूटिकल वालों को, कंपनी को और इकोनॉमी वालों को मिल गया इसमें, तो क्या करेंगे वो उसी टाइप की दवाइयाँ बनाएंगे। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग उसको बोलते हैं, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। टारगेट करके एडवर्टाइजिंग करेंगे उसी को। ऐसे ही किसानों का डेटा किसी को मिल गया, जिससे कि 4,000 6,000 की राशि जब उसके बैंक अकाउंट में जाती है, उन सबका मोबाइल नंबर मिल जाए, उसका डिटेल मिल जाए, तो कल से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनियां और ये जो हैं, ये टारगेट कर सकती हैं उनको। ठीक है, तो बहुत सारे डेटा हैं सरकार के जो स्टैक पे हैं, और वहाँ कुछ भी गड़बड़ होने के बाद में बहुत दिक्कत आ सकती है ना। तो पूंजीपति जो हैं, बिलियनियर्स जो हैं, वो और ज़्यादा अच्छे से पूंजी कमा सकेंगे, क्योंकि डेटा को वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये खतरे हैं उसके। तो इस वजह से नीड में जरूर लिखिएगा। और डेटा अगर कोई बेचता है, ब्रीच करता है, ये वाला एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये भी, तो उसके लिए जुर्माने भी हैं, इम्प्रिजनमेंट भी है। तो इसको अच्छे से पढ़िए। तो आज का आपका होमवर्क भी है ये, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल या एक्ट 2023, और राइट टू प्रिवेसी से जुड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये स्टैट्यूटरी राइट है, ये जो बन रहा है ये स्टैट्यूटरी राइट है, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से ये जुड़ रहा है। इसमें ड्यूटीज डेटा पर्सनल की भी दी है, राइट्स भी हैं डेटा पर्सनल के और ड्यूटीज भी हैं। ड्यूटीज ये है कि गवर्नमेंट को डेटा देना होगा, खास करके जहाँ सुरक्षा का, सिक्योरिटी का कोई ऐसा प्रश्न है, तब वहाँ डेटा जरूर देना होगा। ठीक है ना, मना नहीं कर सकते डेटा देने से। ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को डेटा लगता है। फिर भी चैलेंजेस, अभी भी चैलेंजेस हैं। इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी अभी बहुत सारे काम हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ऑफिसर्स जो हैं डिप्लॉय नहीं कर सकते हम। इसके लिए एक तो साइबर एक्सपर्ट ऑलरेडी, अच्छा ये जो रिप्लेस कर रहा है, ये किसको रिप्लेस कर रहा है? एक तरह से आईटी एक्ट 2000 को की बहुत सारे सेक्शन को रिप्लेस कर रहा है। ऑलरेडी हमारे पास था आईटी एक्ट 2000, तो आईटी एक्ट 2000 हमारा सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं था। हमने देखा सेक्शन 66A हटा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बावजूद भारत के तमाम पुलिस स्टेशन में लोग गिरफ्तार हो रहे थे उसी सेक्शन में, जबकि वो ख़त्म कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया।
तो जब कोई खारिज कर दिया कोई सेक्शन, उसके बावजूद 4 साल तक फिर होम मिनिस्ट्री को जो है गाइडलाइन जारी करनी पड़ी पुलिस स्टेशन को कि किसी भी पुलिस स्टेशन में 66A के तहत कोई भी अरेस्ट नहीं होगा, तब जा करके वो 4 साल बाद। तो जब हम ये नया कानून लेके आए हैं तो अब इसको फिर से पढ़ेंगे पुलिस वाले, उनके पास शिकायतें आएंगे, तो कितने पुलिस वाले इसकी बारीकियों को समझ पाएंगे डेटा प्रोटेक्शन की, कि मेरा डेटा थेफ्ट हुआ है, मेरा डेटा स्टोलन हो गया, ये हो गया, इसमें ये प्रॉब्लम है ना। और कौन सी एजेंसी फिड्यूशरीज जो है वो उसके तहत आती है, तो इसका पूरा अपना एक नया चैलेंज है। दूसरा, इसके साथ जो आप लिखेंगे वो पॉलिटी का ही हिस्सा है, मैं उसको बता देता हूँ, वो है आईसीटी इंटरवेंशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, कॉमन टॉपिक। आईसीटी इंटरवेंशन अब ये उसी से निकला है, ये डेटा प्रोटेक्शन उसी से निकला है। आईसीटी इंटरवेंशन सभी जगह है। आईसीटी इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में आ चुकी है। सब लोगों के मोबाइल फ़ोन पे मैसेज आते हैं ना, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि का मैसेज मोबाइल पे आता है, तो ये आईसीटी इंटरवेंशन हो गया एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि मोबाइल नंबर से जुड़ गया। जनधन आधार मोबाइल, जनधन खाता है, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है और मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है, और तीनों कंप्यूटर से जुड़े हैं एक तरह से, और एक साथ बल्क मैसेज वहाँ से पहुँच जाता है बैंक से। तो ये एक तरह का आईसीटी इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप और बच्चों का एनरोलमेंट और वो होता है, तो आईसीटी इंटरवेंशन इन एजुकेशन। नीड में लिख सकते हैं आप, आईसीटी इंटरवेंशन इन सोशल एम्पावरमेंट, समाज को सशक्त बनाने में। आईसीटी इंटरवेंशन इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, सरकार की खरीदारी में। आईसीटी इंटरवेंशन इन इंडस्ट्रीज, आप सारे सेक्टर में लिख सकते हैं, लगभग सभी सेक्टर में आईसीटी इंटरवेंशन आ गया। तो मीनांस क्या है, यही खतरे हैं, पायरेसी, थेफ्ट, यही सारी चीज़ें हैं। इसलिए इसको उसके साथ जोड़िएगा, आईसीटी इंटरवेंशन। और ये मेंस में लिखते समय एक पैराग्राफ आपको 100 से 150 नंबर दिला देगा। सारे पेपर में दे सकते हैं ये आईसीटी इंटरवेंशन। और ये डेटा प्रोटेक्शन, ये कॉमन राइटिंग का हिस्सा है। एक पैराग्राफ डेटा प्रोटेक्शन का, एक पैराग्राफ आईसीटी इंटरवेंशन का, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, ऐसे का पेपर हो, सब में एक एक पैराग्राफ तो ये बन ही सकता है। और पूरा जब आप इतना बनाएंगे तो 100 नंबर, 50 से 100 नंबर तो आपको इसी के मिल जाएंगे। इसको बनाइए, अच्छे से रखिए, ठीक है। चलिए, तो अगला टॉपिक लेते हैं। सरकार ने 3 कानून नए बनाए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदला है। आईपीसी को बदला है, सीआरपीसी को बदला है और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदला है। और तीनों नाम हिंदी में रखे हैं। अब भारतीय न्याय संहिता रखा, बीएनएस कर दिया उसको। आईपीसी को क्या कर दिया, बीएनएस। तो पूरा भारत उसको हिंदी में पढ़ेगा, भारतीय न्याय संहिता। ऐसे ही सेकंड वाले का नाम तो मेरे को याद नहीं हो पाया अभी हिंदी में। तो सीआरपीसी को भी ऐसे ही सुरक्षा का वो पूरा बनाया है। और ऐसे एविडेंस को साक्ष्य अधिनियम बना दिया है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना दिया। तो पहला हो गया, आईपीसी बदला, सीआरपीसी बदला, इंडियन एविडेंस एक्ट बदला, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट, तीनों बदल दिए हैं, सेक्शंस बदल दिए हैं। और देखा जाए तो एक्ट बन गया है। अब लागू कब होगा ये केंद्र सरकार बताएगी, तारीख वो बताएगी। चैलेंज ये है कि 1862 का
कानून 1870 से चल रहा है और अगर हम ये देखें तो 150 सालों से 160 सालों इतना समय हो गया है और इतने लंबे समय से यदि कोई कानून चल रहा है तो वो रट चुका है ना। अब तो सारे पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस महकमे को पूरे को पता है। अब जब आप नया कानून लेके आए हैं ये पूरा, तो इसमें बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, शर्तें चेंज हुई हैं। इसके साथ 4 टॉपिक जुड़ेंगे इसके साथ। ये जो नई चीज़ आई है इसके साथ 4 टॉपिक जुड़ेंगे। 1, कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना। जो लीगल प्रोसेस है, लीगल इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसको इजी करना, ईज ऑफ डूइंग करना, उसमें ईज ऑफ डूइंग इन लीगल बिजनेस। तो लीगल बिजनेस को ठीक करना एक चीज। दूसरी चीज प्रिजन मैनेजमेंट, जो जेलें हैं हमारी उनका प्रबंधन ठीक करना, क्योंकि जेल बहुत सारी भरी हुई हैं। तीसरा, ओवरबर्डनिंग ऑफ जुडिशरी। ओवरबर्डनिंग ऑफ जुडिशरी, जो बर्डन है बहुत ज़्यादा जुडिशरी पे, ओवरबर्डनिंग ऑफ जुडिशरी। ब्रैकेट में लिखे जुडिशियल पेंडेंसी, जुडिशियल पेंडेंसी। तो ये ओवरबर्डनिंग ऑफ जुडिशरी है, इसकी वजह से क्या हो जाती है, जुडिशियल पेंडेंसी आ जाती है। ठीक है। और उसी की वजह से जो जेल है, प्रिजन है, उसका मैनेजमेंट खराब हो जाता है। तो उसको तीसरे नंबर पे लिखेगा, जेल वाला प्रिजन मैनेजमेंट को तीसरे नंबर पे लिखिएगा। ओवर क्राउडेड प्रिजन्स, ओवर क्राउडेड प्रिजन्स जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेंसी। पेंडेंसी की वजह से जो अंडर ट्रायल्स हैं उनकी नंबर बहुत ज़्यादा है। तो 5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो केसेस पेंडिंग है। 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, 5.02 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ये डेटा दिया है कि 5.02 करोड़ जो है वो केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में। तो ये नीड है किसकी, ये कानून बदलने की, कि कानून क्यों बदला गया। पर यहाँ क्रिटिसिज्म है कि अब पेंडेंसी और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी नए कानून के लिए ट्रेनिंग केवल दिल्ली में शुरू हुई है, बाकी पूरे देश में अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है। अभी पहले पुलिस वालों को पूरा ट्रेनिंग दे के सिखाया जाएगा, नया कानून सिखाया जाएगा पहले, इसके सेक्शन, और कब वो इसको इम्प्लीमेंट करने लायक बनेंगे तब तक बहुत सारी दिक्कत आएगी। तो तब तक अंडर ट्रायल्स की संख्या और बढ़ सकती है। हालांकि उसके लिए भी सुविधा की है अंडर ट्रायल्स, 7 साल के कम वालों की सज़ा वालों को जमानत दे के छोड़ना है नए कानून के हिसाब से, उसको बेल मिल जाएगी। किससे मिलेगी, पर्सनल बॉन्ड पे। तो ये प्रोविज़न लिख सकते हैं आप। 7 ईयर तक जो इम्प्रिजनमेंट जिसको डिक्लेयर हुआ है और जो जेल में है उसको जमानत पे बाहर छोड़ा जाएगा, पर्सनल बॉन्ड जमा करा के उसको बेल दे दी जाएगी नए वाले में। ये उनके लिए नहीं है जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में है और जिनको डेथ सेंटेंस है, उनके लिए नहीं है। मौत की सज़ा लेने वाले और आजीवन कारावास वाले लोगों के लिए नहीं है, ये इनके लिए है, 7 साल से कम वालों के लिए। उनको जेल में रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको जब जब बुलाया जाएगा तब तब वो कोर्ट में पेश हो जाएंगे। तो इसके लिए और क्या किया जा सकता है, तो वही आईसीटी इंटरवेंशन यहाँ पे भी काम आ जाएगा। आईसीटी इंटरवेंशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटराइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, अपॉइंटमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट करें, वैकेंसीज निकालें, और कानून को सरल करने की बात है जहाँ तक, तो कानून सरल कर दिया गया है, वो ये है, इनके हिसाब से कानून सरल हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पहली बार एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक
जो एविडेंसेस हैं उसको जोड़ लिया गया है। इससे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं उनको नहीं माना जाता था, वो अब ठीक वैसे ही जो पेपर एविडेंस है उसकी तरह ही वो भी काम करेंगे। वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, तो जो भी डिजिटल डेटा है वो डिजिटल डेटा यहाँ पर अब एविडेंस के तौर पे माना जाएगा नए कानून में। ठीक है, बहुत सारे हैं प्रोविज़न, तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ खास आपके सामने इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश है हमारी कि आप उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को जाके पढ़ें और होमवर्क करें। ठीक है, तो ये तीनों कानून जो बदलाव आए उसका सबसे बड़ा कारण जो सरकार ने बताया है वो एक है कि हम कॉलोनियल लिगेसी को ख़त्म करना चाहते हैं। एक तरह की जो ब्रिटिश कॉलोनियल लिगेसी है विरासत है कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, मैकॉले का बनाया हुआ कानून हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक वो कलंक को हम मिटाना चाहते हैं। इसलिए अब ये कानून हमने बनाया है, ये हमारा बनाया हुआ कानून है। ठीक है, एक गाइडलाइन कानून में एक ऐसी आई है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं और एडवर्टाइजिंग करते हैं, इन्फ्लुएंसर, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, उनके लिए गाइडलाइन आई है फर्स्ट टाइम। बहुत समय से डिमांड थी कि जब ये गुटखा नहीं खाते तो गुटखे का प्रचार क्यों करते हैं, ये खुद शराब नहीं पीते तो शराब का प्रचार क्यों करते हैं, ये खुद जुआ नहीं खेलते तो दूसरों को जुआ या सट्टा क्यों खिलवा रहे हैं, ये खुद बहुत सारे आपने स्टार को देखा वो गुटखा खाते हुए और तमाम प्रकार के या किसी तेल को उपयोग कर रहे हैं, शैम्पू को कर रहे हैं, तो क्या आपने वाकई में करके देखा है या ऐसे ही प्रचार कर रहे हो? इसके ऊपर बहुत सख्त गाइडलाइन गवर्नमेंट की आई है। तो ये परीक्षा में देखिए, जितना कुछ गवर्नमेंट कुछ भी करेगी इस टाइप की सिविल सोसाइटी में या पॉलिटिक के फील्ड में, वो सब क्वेश्चंस होंगे, तो हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा। तो डिजिटल इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे ब्लॉग बनाने वाले आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं ढेरों, सबका अपना अपना चैनल है, खुद का ब्लॉग है, दिन भर वो बता रहे हैं हमने ये खरीदा है, वो खरीदा है। तो क्या वाकई में खरीदा है? उसके लिए फिर उन्होंने मेहनत कितनी की है? आईफोन अगर किसी ने खरीदा है तो हो सकता है उसने बहुत मेहनत की, उसके पास बहुत पैसा हो, इस वजह से वो खरीद पाया। दूसरा EMI पे खरीदेगा तो बर्बादी हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप जो समाज में प्रेरणा दे रहे हैं, वो प्रेरणा देते समय आप डिस्क्लेमर दें, नीचे लिखें आप कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने फलाना किया, इसके बाद मैंने ये खरीदा, आप लोग ये ना दोहराएं अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ऐसा लिखना होगा आपने। अब हर चीज़ के पीछे आपको देना पड़ेगा। और जो घरेलू जो दादा दादी के नुस्खे टाइप जो चीज़ें कुछ भी बता जाते थे पहले इलाज के नाम पे, ये अब बाबा रामदेव को डांट पड़ रही, आप सुप्रीम कोर्ट में देख रहे होंगे कि कोरोना के समय में और अभी भी बहुत सारे समय में दवाइयाँ जो है वो काम नहीं कर रही थी और वो बता रहे थे कि ये दवाइयाँ काम करती हैं, जबकि वो काम नहीं करती हैं। वैसे 90% आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा पद्धति के बजाय जीवन जीने की शैली का हिस्सा है, वो रोकथाम है, प्रिवेंशन है, प्रिवेंट करता है। आयुर्वेद और योगा डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं थेरेपी के तौर पर, और उसको चिकित्सा के तौर पर इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में किया जा सकता है, उस पर बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते। बीमार होने के बाद योगा उतना फ़ायदा नहीं करता जितना स्वस्थ आदमी को बीमार होने से रोकता है। तो वो लाइफ स्टाइल का हिस्सा होना चाहिए योगा और आयुर्वेद। वो आप खाने पीने में शामिल कीजिए, हल्दी को हम लोग खाने पीने में शामिल करते हैं, और अगर हम उस दिन बहुत तेज पैदल चले हैं, बहुत ज़्यादा हमने काम किया और थक गए हैं, तो हल्दी वाला दूध पीने से वाकई में हल्कापन लगता है, पेन भी कम होता है। तो पेन रिलीवर वो तब है जब हम मामूली एक्सरसाइज किया है या बहुत थकान है। लेकिन अगर फ्रैक्चर हो गया है और पाँव टूट गया है तो फिर आयुर्वेद काम नहीं करेगा उस तरह से। फिर आपको फ्रैक्चर में पाँव को जुड़वाना होगा, हड्डी को, और फिर प्लास्टर होगा, और उसके बाद जो पेन किलर लगेगा वो बहुत हैवी होगा, वो साधारण पेन किलर से दर्द कम नहीं होगा।
तो ये समझने वाली बात है। अब वो बहुत कम पढ़े लिखे लोग जो है बाबा रामदेव की तरह 8वीं 10वीं 10वीं तो नहीं है, 8वीं है शायद वो, इस टाइप के लोग जो है पूरे देश का इलाज कर रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं और पूरा देश उसको फॉलो कर रहा है। तो ये बहुत घातक है, बहुत लीतल है। कोर्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लिया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। माफ़ी भी स्वीकार नहीं की है, माफ़ी के लिए भी मना कर दिया उन्होंने कि हम माफ़ी भी नहीं दे सकते आपको, माफ़ी मांगने लायक भी नहीं है आप, तो आपको हम इतना आसानी से अभी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि सज़ा मिलेगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लागू किया है, तो ये खतरनाक है। तो यही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इसके लिए भी, ठीक है ना, वो तो इन्फ्लुएंसर टेलीविज़न पे विज्ञापन दे के, पैसा दे के और फिर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, तो ये है। तो डिजिटल इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ठीक, इनके लिए गाइडलाइन और आपको डिस्क्लेमर देना है, आपको कारण देना है और चेतावनी, वैधानिक चेतावनी जो भी, ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, जुर्माने होंगे, पनिशमेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही सिनेमेटोग्राफ एक्ट है, एक सिनेमेटोग्राफ अधिनियम यानी सिनेमेटोग्राफ एक्ट, इंडियन सिनेमेटोग्राफ एक्ट, इंडियन सिनेमेटोग्राफ एक्ट। तो आपने देखा होगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC का, जब कभी आप मूवी देखने जाते हैं तो सबसे पहले एक बैनर आता है CBFC का, उसमें कैटेगरी लिखी होती है कि कौन इसको देख सकता है। 18 ईयर से ऊपर लोगों के लिए होता है तो A लिखा होता है, यूनिवर्सल होता है तो U लिखा रहता है, सभी के लिए है, यूनिवर्सल सभी के लिए है। अब वो यूनिवर्सल वाले में भी कैटेगराइजेशन किया है, उन्होंने कहा कि 7 से 13 साल के बच्चे, 13 से 16 साल के बच्चे, और उन सबको आपको अलग अलग सर्टिफिकेट देना है। तो 7 से ऊपर वाले बच्चे देख पाएंगे, यूनिवर्सल तो नहीं लिखेंगे, लेकिन आप पेरेंटल गाइडेंस उसमें पेरेंट्स का गाइडेंस लगेगा। मूवी यूनिवर्सल कुछ तो ऐसी होती है जो इसको कोई भी देख सकता है, बिल्कुल भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी देख तो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स समझाएंगे कि ये सीन ऐसा क्यों है, ये जो बात कही जा रही है ऐसी क्यों कही जा रही है, इसको पेरेंट्स समझाएंगे। तो ये बहुत ही नई चीज़ है। एक कैटेगरी होती है एस, स्पेशल कैटेगरी या स्पेसिफिक एरिया। जैसे बैंक के लिए कोई मूवी है तो बैंक के कर्मचारी ही देखेंगे, क्योंकि बाकी के समझ में नहीं आएगी। ऐसे ही आर्मी वालों के लिए तो आर्मी के लोग देखेंगे, या इस टाइप की जो है वो एस सर्टिफिकेट होगा, स्पेसिफिक वाला। तो यू सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, एस सर्टिफिकेट, और यू वाले में भी कैटेगराइजेशन। अब हाँ, यू ए बोलते हैं उसको, हाँ उसको यू ए ऑब्लिक करके बताते हैं। तो वो जो यू ए वाली जो कैटेगराइजेशन है उसको इतना सारा बनाया है। अब यहाँ चैलेंज ये है कि फिल्म बनाते समय वो कैसे ख्याल रखेगा या किस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगा, वो कैसे पता करेगा कि ये 13 साल पे जाके रुक जाएगी, मतलब 7 से 13 वाली है, 7 से नीचे वाला नहीं है और 13 से ऊपर वाला नहीं है, फिर वो 13 से 16 वाला। तो ये जो है थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। तो नीड क्या है, नीड आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस है और बहुत ज़्यादा न्यूडिटी है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए बहुत देखिए, समाज में जो शिकायतें आती है, सोशल मीडिया पे जो लोग लिखते हैं, न्यूज़पेपर में जो कॉलम आने लगते हैं, उसके आधार पे फिर सरकार में या फिर सुप्रीम कोर्ट कभी चिंता व्यक्त करता है, कोई डिसीजन देता है, तो इन सब से सरकार में चिंता होती है और वहाँ पर इस प्रकार का कोई न कोई एक्ट आता है या एक्ट में अमेंडमेंट होता है। मैं अधिकांश जो बात कर रहा हूँ वो अमेंडमेंट है। वो क्या है, पुराने जो एक्ट हैं बहुत पुराने हो गए, तो उनमें सुधार किया जा रहा है, ठीक है ना। तो एक एक्ट ये है, एक एक्ट है टाउट के बारे में, खास करके जो एडवोकेट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। एडवोकेट्स जो दलालों का उपयोग करते हैं, तो एडवोकेट टाउट एक्ट,
टाउट बोलते हैं, TOUT, टाउट। टाउट मतलब दलाल। वो पैसे के लिए क्लाइंट को लेके आते हैं एडवोकेट तक। उनका एक पूरा सिंडिकेट होता है, एक रैकेट होता है। तो वो रैकेट क्या काम करता है कि वो गेट पे खड़े रहते हैं और वो क्लाइंट जहां कहीं मिलता है ऐसा, तो उसको फिर अपने वाले के एडवोकेट के पास ले जाते हैं जो उसको कमीशन देगा। क्योंकि आपको पता है एडवोकेट्स जो हैं वो विज्ञापन नहीं दे सकते, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते कि हम मर्डर करने वालों को अच्छे से बचा लेते हैं, हमारे यहाँ हमने इतने चोर लोगों को छुड़वा दिया है, हम बहुत अच्छे वकील हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। या हम बहुत संतोषजनक काम किया जाता है हमारे यहाँ, इस टाइप का भी नहीं कर सकते। वो केवल वो ब्लैक पे होता है, उस पर वाइट पे वो अपना नाम लिख सकते हैं, नीचे हाई कोर्ट एडवोकेट है, ये सब लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन न्यूज़पेपर में विज्ञापन नहीं दे सकते या किसी मीडिया में नहीं दे सकते, ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट है। तो ऐसे में टाउट का कल्चर है। अब ये जिम्मेदारी सीधी चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट और इधर डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया कि जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट जज देखेंगे कि वहाँ पर ऐसे लोग जो घुसते हैं उनकी पूरी लिस्ट बनाई जाए, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उनको कोर्ट परिसर में, कोर्ट एरिया में आने से रोकने, मनाही की जाए, बैन किया जाए, प्रोहिबिट किया जाए उनका आना जाना। वो दिखेंगे नहीं, दिखेंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। तो दलाल नहीं दिखना चाहिए कोर्ट एरिया में। पहली बार इंडिया की पार्लियामेंट बना रही है कानून कि दलालों, वकीलों के दलाल, वकील अपने आप में खुद ही दलाल होता है लेकिन उसके भी जो दलाल हैं वो नहीं होने चाहिए, वो नहीं हो सकते। तो ये लिखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट कानून है, बहुत बड़ा सुधार है, ये रिफॉर्म है। इसके बारे में आ सकता है कभी कोई सवाल। इलेक्टोरल रिफॉर्म में हमने बहुत सारी बातें की और भी बहुत सारी चीज़ें अभी जुड़ी है, खास करके जुड़ी है डिक्लेरेशन के बारे में कि अगर किसी ने डिक्लेरेशन गलत दिया कि उसका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो ऐसा था या एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर मान लिया जाए वो 10वीं पढ़ा हुआ है और अपने आप को MA बताता है, BA बताता है, फर्जी डिग्री की, जितने भी फेक डिग्री वाला है, तो उसको 2 साल तक की सज़ा होगी। पहले 6 महीने तक की थी, उसको बढ़ा के 2 साल तक की कर दी ताकि उसका कैंडिडेचर वो किया जा सके, जैसा राहुल गांधी का किया था, मैक्सिमम पनिशमेंट मिला था ना उसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको, मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, ओवरराइड किया है। क्योंकि मैक्सिमम नहीं दे सकते अवमानना वाले में, डिफेमेशन वाले में। तो ये सुधार किया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 1951 में, अमेंडमेंट। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट करते जाइए। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, कल और हम लोग देखेंगे, लेकिन आज देख लेते हैं एक और, विमेन रिजर्वेशन। विमेन रिजर्वेशन अब बिल नहीं रहा, अब अधिनियम है। पहले 4 बार प्रयास हुआ है महिला रिजर्वेशन बिल को लाने का, 4 बार प्रयास हो चुके हैं। अभी 2008 में तो वो लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास भी हो गया, लोकसभा में अटक गया। ठीक है, तो चारों प्रयास को लिखिएगा, विमेन रिजर्वेशन बिल कब, मतलब पास्ट लिखिएगा। अभी जो नाम है विमेन रिजर्वेशन बिल का है वो मातृशक्ति वंदन अधिनियम, मातृशक्ति वंदन एक्ट, मातृशक्ति वंदन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विमेन रिप्रेजेंटेशन जो है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो है संसद में बहुत कम है, 14% ओनली, 14% ओनली। और हम लोग बोलते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, और विश्वगुरु तो खैर बनेंगे नहीं बनेंगे वो एक अलग मसला है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ग्लोबल साउथ के हम लीडर हैं, ये दावा हम करते हैं, बहुत पहले से करते हैं। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ मतलब पूरे ग्लोब में जो सदर्न हेमीस्फीयर में कंट्रीज़ हैं, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में तो सारे रिच कंट्रीज़ हैं, हम जानते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़,
ब्रिटेन, यूएस, कनाडा, ये सब ऊपर चला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो साउथ, ग्लोबल साउथ, उसको हम बोलेंगे ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ में इंडिया लीडर है, लेकिन अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 4 देशों में भारत से ज़्यादा महिलाएं संसद में हैं। ठीक है, हमारे लिए शर्म की बात है। महिलाओं की संख्या संसद में ज़्यादा है। 146 कंट्रीज में हम लोग 127 पे हैं रिप्रेजेंटेशन। 146 कंट्रीज है, उसमें हमारा नंबर है 127, और हमसे बेटर रैंक है पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, नेपाल की और श्रीलंका की। वहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं संसद में, तो इसलिए चिंता का विषय है, क्योंकि हमें लीडर माना जाता है, लोग हमें फॉलो करेंगे। तो 33% तो होना ही चाहिए। वैसे तो आधी आबादी है, महिलाएं आधी आबादी है, तो 50% होना चाहिए, लेकिन 50% नहीं है, तो कम से कम 33% तो हो। तो वाई नीड इसलिए है क्योंकि हमारी स्थिति खराब है। तो अभी 2 प्रकार के रिजर्वेशन है, एससी रिजर्वेशन और एसटी रिजर्वेशन। एससी रिजर्वेशन और एसटी रिजर्वेशन है, और सच टाइप ऑफ रिजर्वेशंस आर आल्सो कॉल्ड वर्टिकल रिजर्वेशन। ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। टोटल सीट्स में से एससी की 15%, 7.5%, एसटी 22.5% रिजर्वेशन है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 1971। तो 1971 के हिसाब से है, और 15% और 7.5% रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो टोटल 22.5% रिजर्वेशन, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने के लिए हाँ भरी है सरकार ने, और एक्ट बना दिया है, और कहा है कि ये 2029 से लागू होगा, आफ्टर डिलिमिटेशन, नया जो डिलिमिटेशन होगा उसमें। तो क्या कहा है, तो ये दोनों प्रकार का रिजर्वेशन है। जो विमेन रिजर्वेशन है लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में, राज्यसभा में और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नहीं है। क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा। बहुत सारी कमीशन कमेटीज ने रिकमेंड किया था कि ये राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स विधान परिषदों में भी होना चाहिए, लेकिन ये जो रिजर्वेशन है ये 3 जगह पर है। फर्स्ट लोकसभा, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स, एंड थर्ड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनियन टेरिटरी या स्टेट भी बोल सकते। तो दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें भी है। तो 3 जगह पर ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं दिया जा रहा है, ये गलत है, किया जा रहा है, क्योंकि दिया जा रहा है वर्ड बोलते हैं तब पैट्रियार्की की बू आती है। दे किसको रहे हो, हम ले रहे हैं, मतलब रिजर्वेशन लिया जा रहा है। ये लिया जा रहा है वो भी गलत है, दिया जा रहा है वो भी गलत है। ऐसा हो रहा है उसके लिए लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसा हो रहा है। नहीं तो ऐसा लगता है कि वो डोनर है, एक रेसिपिएंट है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा, और कारण यही है कि पॉलिटिक्स में पैट्रियार्की और ज़्यादा है। पॉलिटिक्स में पैट्रियार्की और ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जैसी सोसाइटी होती है वैसी पॉलिटिक्स होती है। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज है। उसमें पितृसत्ता है, मातृसत्ता नहीं। तो सोसाइटी पितृसत्तात्मक है, तो पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉलिटिक्स विद इन सोसाइटी, इन सोसाइटी एग्रीगेशन ऑफ इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट होते हैं, हित होते हैं हमारे, हमारी जो इच्छाएं होती है, उनका एग्रीगेशन पॉलिटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो वही तो पॉलिटिसाइजेशन होगा, वही पॉलिटी में आएगा जो सोसाइटी में होगा, क्योंकि उसी से इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो पैट्रियार्कल
जो पॉलिटिक्स है उसको चेंज करने का एक बहुत बड़ा माध्यम ये है। तो ये रिजर्वेशन कैसा रिजर्वेशन है? ये रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, आरक्षण में आरक्षण, यानी कि एससी के जो 15% सीटें हैं उनमें उनकी 33% सीटें, उनकी 33% सीटें, उनकी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, एससी की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और एसटी की जो 7.5% सीटें हैं उनकी 33%, यानी कि 2.5%, 15 का 5%, वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, एसटी की महिलाओं के लिए। अब कई बार ये शिकायत होती, खास करके मायावती की पार्टी या ऐसे और भी बहुत सारी जो दलित पार्टियां हैं, उनकी शिकायत ये रहती कि दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के पास जो कैंडिडेट होंगी, महिला कैंडिडेट एससी की, वो पावरफुल होंगी, क्योंकि वो पुरानी पार्टियां हैं और उनके पास काडर भी है। अब आप महिला रिजर्वेशन कर रहे हैं और बीएसपी में हमने कभी महिला काडर जो है वो डेवलप नहीं किया, महिला नेता डेवलप नहीं हुई हैं, केवल मायावती हुई हैं, बाकी नहीं हुई हैं। और अगर नहीं हुई हैं तो वो कच्ची रह जाएंगी, वो वहाँ पर फाइट नहीं कर पाएंगी बीजेपी और कांग्रेस के लीडर के साथ। इसीलिए इतने समय से लटका पड़ा हुआ था, पॉलिटिकल विल पावर की कमी थी देखा जाए तो अभी ये आया है। लेकिन अभी ये कितना आया है, क्या होगा जब एक बार इलेक्शन हो जाएगा और वाकई में महिलाएं 33% सदन में दिखेंगी, तभी समझ में आएगा। अभी तो ये एक अच्छा मतलब जो है एक तरह का चुनावी शगुफा जैसा ही है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं अभी भी उसमें, हर्डल्स हैं। एक तो जरूर बन गया है, होना भी चाहिए, लेकिन डिलिमिटेशन अगेन अभी तो सेंसस ही नहीं हुआ है। एक तो सेंसस होगा, फिर उसके बेस पे डिलिमिटेशन होगा, रोटेशनल होगा रिजर्वेशन, लेकिन रोटेशनल रिजर्वेशन डिलिमिटेशन के अकॉर्डिंग होगा। तो जो पंचायतों में रिजर्वेशन होता है महिलाओं का 50% या कास्ट का होता है, तो वो रोटेशनल जो होता है वो हर बार स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है हर एक चुनाव से पहले, हर इलेक्शन से पहले वो करता है डिलिमिटेशन, और उसमें वो रोटेशनल सीट चेंज कर देता है। जबकि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और इलेक्शन कमीशन उसको लगभग 20 साल में करेगा, या मिनिमम 10 ईयर, 10 साल से पहले तो होना नहीं है। तो एक बार यदि कोई महिला सीट हो गई, एससी की महिला सीट या जनरल महिला सीट, ओपन महिला सीट, जनरल को भी कई लोग कास्ट मान लेते हैं, ओपन लिखना पड़ता है। ओपन मतलब खुला, कोई भी हो सकता है। अगर वो ओपन सीट है और महिला सीट है तो उसमें एससी एसटी की महिला भी हो सकती है, कोई भी जा सकता है, अपर कास्ट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो वो जो महिला सीट है वो वही रहेगी 10 साल तक या 15 साल तक, जब तक डिलिमिटेशन नहीं हो जाता। तो रोटेशनल वर्ड है, उसका कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है। एक चीज़, रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन हो गया, ये समझ में आ गया। दूसरा, वो वर्टिकल रिजर्वेशन भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, दोनों है, क्योंकि वो उसके अंदर है। तो वर्टिकल भी दे रहे हैं और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब 33% तो दे ही रहे हैं, 33% महिलाएं होंगी। फिर ये है कि वो एससी के इतनी महिलाओं में होगी, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। फिर एसटी की इतनी में होगी, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो कभी भी लिखना है तो मेंस में लिखना है या प्रीलिम्स में, वो इसमें उलझाने की कोशिश करेगा। अभी प्रीलिम्स का पेपर आएगा तो आपको करेगा, इसको अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। फिर भी चैलेंजेस आपको पता ही है। पंचायती राज, कभी भी आंसर लिखते हैं तो पीसमील अप्रोच में लिखिएगा। पीसमील अप्रोच का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के खाना, टुकड़े करके खाना। पूरी रोटी को एकदम नहीं खाते ना लोग, थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा करके खाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी रिवॉल्यूशन एकदम से नहीं होता। कोई भी अगर रिफॉर्म होता है तो पहले पंचायत लेवल पे रिफॉर्म होगा, फिर लेजिस्लेशन के लेवल पे होगा, फिर वो जो रिफॉर्म होगा वो नेशनल लेवल पे होगा, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा के तहत होगा। तो अभी इसको पीसमील अप्रोच पे अगर हम देखें तो हमने पहले पंचायतों में रिजर्वेशन देख लिया, लेकिन वहाँ के अनुभव बड़े खट्टे हैं। सरपंच पति कंसेप्ट आता है, जो सरपंच बनती है महिला, उसका पति जो है वही सरपंच कहलाता है, और पूरा गांव जो है उसी को सरपंच मानता है। कई बार तो चुनाव प्रचार में फ़ोटो भी उसी का होता है, महिला का नीचे छोटा सा होता है, बाकी बड़ा फ़ोटो उसका होता है।
यानी उसी को माना जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ विधानसभा में भी विधायक पति और सांसद पति जो है इसमें दिखाई दें, क्योंकि खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में बहुत ज़्यादा लिटरेसी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसा ही एक रिफॉर्म और इलेक्टोरल वाले में है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि वोटर बनने की जो एज है अगर वो 18 है तो फिर कॉन्टेस्ट करने की जो एज है वो 25 क्यों है। राज्यसभा के लिए 30 है और लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए 25 है। तो ये अगर वो अपना नेता चुन सकता है तो फिर वो लीडरशिप भी कर सकता है। दुनिया में बहुत सारे कंट्री हैं, खास करके यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये 3 ऐसे देश हैं जिनकी वोटर की और कॉन्टेस्टेंट दोनों की एज एक जैसी है, दोनों एक जैसे हैं। इसलिए यंग लीडर मिलेंगे, जस्टिन ट्रूडो मिलेंगे हम यहाँ, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच जाते हैं 40-45 तक, तो है ना। तो वो पहले मेंबर तो बने, पहले फिर मिनिस्टर बनेंगे, पहले मेंबर बनेंगे, फिर किसी कमेटी में रहेंगे, फिर मिनिस्टर बनेंगे, मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती हैं, यूके में और कनाडा में। भारत में ये बात आई है कि क्या हम ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। आखिर 18 साल में जब आपने मान लिया है कि इसको समझ आ गई है, ये अपना नेता चुन सकता है, तो वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर पाता। इसलिए 2% जो है वो 30 साल से कम के लोग हैं, 2%। इसका मतलब युवाओं की बात रखने वाले लोग नहीं हैं। तो युवाओं की जो समस्या है वो युवा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आप स्टूडेंट इलेक्शन से जो बच्चे आते हैं उनको कैसे मर्ज करेंगे, उनको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है बहुत समय तक। फिर एक चीज़ आती है कि यदि IAS अगर कोई आदमी बनता है 21 साल में, वो तो नहीं बोलता कि मैं 25 साल में परीक्षा दूंगा क्योंकि अभी मैं मैच्योर नहीं हूँ। तो किस कॉन्फिडेंस से 21 में परीक्षा दे देता है। उसको क्या पता है कलेक्टर कैसे बनते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग होती है, और उसको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं सीख जाऊँगा, तो वो भी सीख जाएगा, नेता भी सीख जाएगा। अभी लगता है कि ठीक है नहीं कर पाएगा, लेकिन बाद में सीख जाएगा। वो देखेगा कि लोग कैसे कानून बना रहे हैं, वो अपने लोगों के लिए कानून बनाना सीख जाएगा। तो ये मौका, प्लेटफॉर्म देना चाहिए। तो ये भी एक मुद्दा है, इसको थोड़ा पढ़िए न्यूज़ आर्टिकल्स में निकाल के। तो आज मैंने बहुत सारे ऐसे नए मुद्दे आपके साथ डिस्कस किए पॉलिटी से रिलेटेड, जिनका होमवर्क यदि आप करेंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। तो कल से क्लास थोड़ा 15 मिनट पहले करेंगे, है ना। तो थोड़ा जल्दी आइएगा। 7:15 कोशिश करेंगे हम 7:15 से शुरू हो जाए, आप लोग 7 बजे कम से कम आ जाएं, ठीक है।